फिल्म की शुरुआत साउथ कैरोलिना में होती है, जहां एक नीली कार को खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर एक हेलीकॉप्टर पीछा कर रहा है। इस कार को डॉ मलिगन चला रहे हैं। उनके साथ पीछे सीट पर एक 10 साल का बच्चा बैठा है, जिसका नाम डेरिल है। पता चलता है कि उन्हें एक गुप्त सरकारी एजेंसी टास्कॉन के सैनिकों ने पकड़ने की कोशिश की है। कुछ देर के लिए डॉ मलिगन हेलीकॉप्टर को पेड़ों के बीच छुपकर चकमा दे देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो डेरिल को कार से बाहर निकाल देते हैं और डेरिल पास के रास्ते में भाग जाता है। डॉ मलिगन फिर से कार को खुली सड़क पर ले जाते हैं ताकि हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर वो अपनी जान की कुर्बानी देते हुए कार को खाई में गिरा देते हैं। कार पूरी तरह टूट जाती है, जिससे सैनिकों को लगता है कि डेरिल भी मर गया है। इस बीच हेलीकॉप्टर मलबे को चेक करता है और डेरिल को एक बूढ़ा दंपति सुरक्षित ढूंढ लेता है। वो उसे पास के इंडस्ट्रियल टाउन बार्किंगटन ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डेरिल को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और फिर उसे एक चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाता है। वहां उसे नहलाया जाता है और कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जब उसकी आंखों की जांच होती है, तो वह एक बार चार्ट को देखता है और फिर बिना देखे ही सारे अक्षर याद से बोल देता है। इससे पता चलता है कि वह कोई आम बच्चा नहीं है और उसकी याददाश्त और दिमाग काफी तेज है। सेंटर के चीफ सोशल वर्कर हावी फॉक्स को डेरिल की रिपोर्ट दी जाती है। उसके शरीर में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उसे याददाश्त खो जाने, एमनेशिया की समस्या बताई जाती है। उसे अपने माता पिता या घर के बारे में कुछ याद नहीं होता। हावी उसे भरोसा देते हैं कि उसके असली माता पिता को ढूंढ लिया जाएगा। तब तक उसे एक फोस्टर होम रहना पड़ेगा। पर किसी को पता नहीं होता कि डेरिल एक आम बच्चा नहीं, बल्कि एक रोबोट है। डेरिल का पूरा नाम डेटा एनालाइजिंग रोबोट यूथ लाइफ फॉर्म है। वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसे टास्कॉन नाम की गुप्त एजेंसी ने बनाया था। बाहर से भले ही वह 10 साल का बच्चा लगता है, लेकिन उसका दिमाग एक एडवांस माइक्रो कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें जबरदस्त रिफ्लेक्स, कई काम एक साथ करने की क्षमता और कंप्यूटर सिस्टम हैक करने जैसी खूबियां थीं। डेरिल प्रोजेक्ट को मिलिट्री ने फंड किया था ताकि भविष्य में एक सुपर सोल्जर बनाया जा सके। लेकिन डॉक्टर मलिगन को इस प्रोजेक्ट के गलत मकसद का अंदाजा हो गया और उन्होंने डेरिल को वहां से भागा दिया। कुछ दिनों बाद हावी अपने दोस्त एंडी रिचर्डसन को डेरिल के बारे में बताते हैं। एंडी और उनकी पत्नी जॉयस डेरिल को अपने घर ले आते हैं और उसे पालने का फैसला करते हैं। दोनों अपनी संतान नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बच्चे को गोद लेना चाहते थे और इसके लिए पहले किसी बच्चे को फोस्टर करना जरूरी था। धीरे धीरे डेरिल उस घर में घुल मिल जाता है। वह बहुत दोस्ताना और मददगार होता है, लेकिन उसके सोशल स्किल्स थोड़े कमजोर होते हैं। उसे मजाक और ताने समझ नहीं आते और वो बातों को सीरियसली ले लेता है। फिर उसके नए पड़ोसियों से मिलवाया जाता है। फॉक्स परिवार से, जिसमें मिसेस एलैन, उनकी बेटी शैरी और उनका बेटा टर्टल शामिल हैं। टर्टल उसे अपने घर ले जाता है और कंप्यूटर गेम खेलता है। डेरिल पहली बार खेल देखता है और तुरंत ही उसमें दिलचस्पी ले लेता है। फिर जब वह खेलता है तो पहली ही कोशिश में सबसे ज्यादा पॉइंट बना देता है। टर्टल और शैरी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डेरिल स्कूल जाता है और अपनी जबरदस्त पढ़ाई में होशियारियों से सबको इम्प्रेस कर देता है। घर में एंडी उसे बेसबॉल सिखाते हैं और डेरिल उन्हें अपनी शानदार बैटिंग से चौंका देता है। मोहॉक्स की टीम चैंपियनशिप जीत जाती है। इसके बाद एंडी डेरिल से वादा करवाते हैं कि वो किसी को अपनी बेहतरीन बेसबॉल स्किल्स के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन डेरिल को सीक्रेट रखना समझ में नहीं आता, इसलिए वो फौरन अपनी फोस्टर माँ को सब बता देता है। डेरिल धीरे धीरे ये भी सीखने लगता है। एक दिन एंडी डेरिल को लेकर एटीएम जाता है पैसे निकालने, पर मशीन दिखाती है कि खाते में पैसे नहीं हैं, क्योंकि बैंक कंप्यूटर में गलती हो गई होती है। तब डेरिल खुद कंप्यूटर में घुसकर गलती ठीक कर देता है और बिना एंडी को बताए उसके खाते में 1,04,00,000 खा देता है। इसके बाद दोनों स्कूल बेसबॉल गेम के लिए प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। घर पर जॉयस अपनी सहेलियों से बात करती है और बताती है कि वो खुद को माँ के रूप में बेकार महसूस कर रही है, क्योंकि डेरिल खुद अपने कपड़े प्रेस करता है, बिस्तर ठीक करता है और जूते भी पॉलिश करता है। जॉयस कहती है कि वो उससे भी अच्छी माँ है। एक दिन हावी घर आता है और बताता है कि डेरिल के असली माता पिता मिल गए हैं। ये सुनकर रिचर्डसन परिवार दुखी हो जाता है, लेकिन वे मान जाते हैं कि डेरिल को उसके असली माता पिता के पास जाना चाहिए। डेरिल भी जॉयस और एंडी से इतना जुड़ जाता है कि वो उन्हीं के साथ हमेशा रहने की जिद करता है। लेकिन एंडी उसे समझाते हैं,
अगली सुबह डेरिल के माता पिता एलन और जेफरी उसे लेने आते हैं। टर्टल इतना दुखी हो जाता है कि वह डेरिल से अलविदा भी नहीं कह पाता। इसके बाद माता पिता उसे सीधे एयरपोर्ट ले जाते हैं, घर के लिए उड़ जाते हैं। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि एलन और जेफरी असल में टास्कॉन के लोग होते हैं। डेरिल को वापस बेस पर ले जाया जाता है और वहां उसे सीखा गया सबक पूछा जाता है। उसमें एक बात यह होती है कि बेसबॉल गेम में उसने जानबूझकर स्ट्राइक आउट किया था, ताकि वो समझ सके कि कभी-कभी कुछ छोड़ने पर भी कुछ बड़ा पाया जा सकता है। साथ ही डेरिल को चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम वैनिला से ज्यादा पसंद होती है। ये देखकर जेफरी हैरान रह जाता है, क्योंकि इससे लगता है कि डेरिल में इंसानों जैसी भावनाएं हैं। लेकिन एलन अभी भी यकीन नहीं करती, इसलिए जेफरी उसे टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाता है। टेस्ट के दौरान डेरिल कंप्यूटर हैक कर लेता है और लिख देता है कि उसे डर लग रहा है, एक ऐसा इमोशन जो किसी रोबोट में नहीं होना चाहिए। सीन बदल जाता है और जेफरी पेंटागन में जनरल्स को रिपोर्ट देता है। डेरिल में इंसानी इमोशंस होने की वजह से मिलिट्री उसे फेल मान लेती है। जेफरी को यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि डॉक्टर मलिगन की वजह से अब उनके पास डेरिल के बारे में ज्यादा जानकारी है। लेकिन जनरल्स मानते हैं कि डेरिल जैसे रोबोट का आर्मी में कोई काम नहीं है और प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर लेते हैं। आर्मी जेफरी को कहती है कि अब एक एडल्ट वर्जन डेरिल बनाए, जो फियरलेस, टेक्निकल और बहुत खतरनाक सोल्जर हो। लेकिन उसका नाम फिर भी डेरिल ही रखा जाएगा। दुखी होकर जेफरी डेरिल को यह बताने जाता है, लेकिन वो उससे इतना जुड़ गया होता है कि उसे ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर डेरिल इस मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर जेफरी से रिक्वेस्ट करता है कि रिचर्डसन परिवार और उसका दोस्त टर्टल उससे मिलने आ सके। हैरानी की बात है कि डॉक्टर जेफरी मान जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये लोग डेरिल से आखिरी बार मिलने के हकदार हैं। जल्द ही रिचर्डसन परिवार हावी टास्कॉन लैब में पहुंचते हैं। डॉक्टर जेफरी उन्हें वेलकम करते हैं और डेरिल के बारे में सच्चाई बताते हैं। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। जब डॉक्टर जेफरी डेरिल की सुपर ह्यूमन खूबियां दिखाते हैं, फिर डेरिल अपने परिवार से मिलकर उन्हें गले लगाता है। ये देखकर डॉक्टर जेफरी इतना भावुक हो जाते हैं कि वो डेरिल को हमेशा के लिए आजाद करने का मुश्किल फैसला ले लेते हैं। जेफरी एक प्लान बनाते हैं कि कैसे डेरिल को चुपचाप बाहर निकाला जाए। लेकिन तभी उनकी पुरानी साथी डॉक्टर एलन को इस प्लान का पता चल जाता है और वो मिलिट्री चीफ को खबर कर देती हैं। मिलिट्री चीफ तुरंत लैब पहुंच जाता है और डेरिल को वहीं पर खत्म करने का आदेश दे देता है। डॉक्टर एलन को मजबूरी में डेरिल को खत्म करने की जिम्मेदारी दी जाती है। बाद में मिलिट्री चीफ सबको बताता है कि डेरिल को खत्म कर दिया गया है। गुस्से में डॉक्टर जेफरी लैब छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में डेरिल अभी भी जिंदा होता है। डॉक्टर जेफरी ने किसी तरह डॉक्टर एलन को मना लिया था कि डेरिल को खत्म न करें। उन्होंने डेरिल को कार के डिक्की में छुपा दिया था और चुपचाप बाहर ले गए थे। फिर वो चुपचाप लैब से बाहर गाड़ी निकाल लेते हैं। लेकिन तभी मिलिट्री चीफ लैब के कंप्यूटर में डॉक्टर जेफरी और एलन की चैट पढ़ लेता है। उसे पता चल जाता है कि डेरिल अभी भी जिंदा है। वो तुरंत अपने आदमियों को जेफरी को रोकने का आदेश देता है। डॉक्टर जेफरी लैब से बाहर निकल चुके होते हैं और फिर एक जबरदस्त कार चेज शुरू हो जाता है। डेरिल खुद गाड़ी चलाकर पुलिस को चकमा देता है, अपनी सुपर ड्राइविंग स्किल्स की मदद से। फिर दोनों एक लोकल मोटल में रात बिताते हैं और अगली सुबह गाड़ी बदल लेते हैं। सुबह जेफरी डेरिल को एक सीक्रेट जगह ले जाने का प्लान बनाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में पुलिस चेक पॉइंट आ जाता है। शुरू में जेफरी पुलिस वाले का ध्यान भटकाने में सफल रहते हैं, पर जैसे ही ट्रक जाने लगता है, पुलिस वाला पीछे की विंडो से डेरिल को देख लेता है। पुलिस वाला गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन जेफरी नहीं रुकते। मजबूरी में पुलिस वाला गोली चला देता है और जेफरी पेट में गोली लग जाती है। फिर भी वो चेक पॉइंट पार कर लेते हैं। आगे जाकर जेफरी गाड़ी रोकते हैं और बाहर गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो डेरिल की बाहों में मर जाते हैं। ये देखकर डेरिल पहली बार रोने लगता है। रात को डेरिल पास की एक एयरफोर्स बेस में घुस जाता है। वो कंप्यूटर हैक करके अलार्म बजा देता है ताकि ध्यान बटे। फिर वो एक एडवांस फाइटर जेट SR-71 ब्लैकबर्ड चुरा लेता है। सब सैनिक बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि एक 10 साल का बच्चा इतना बड़ा फाइटर जेट उड़ा ले जाता है। डेरिल जेट को ऑटो पायलट पर सेट करता है और अपने घर बार्किंगटन के कूनर्डिनेट डाल देता है। साथ ही वो टर्टल को कॉल करके कहता है कि शैरी के साथ ब्लू लेक पर पहुंचे। दूसरी तरफ मिलिट्री जेट को रोक नहीं पाती और मजबूरी में कहती है कि प्लेन को मिड फ्लाइट ही ब्लास्ट कर दिया जाएगा।
लेकिन डेरिल उनसे एक कदम आगे रहता है। वो अपनी मौत का नाटक करता है। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, वो आखिरी सेकंड में बाहर निकल जाता है। पर जेट से निकलने के झटके से डेरिल बेहोश हो जाता है और लेक में गिर जाता है। सीट से बंधे होने के कारण वो धीरे धीरे डूब जाता है। उधर टर्टल और शैरी लेक पर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद डेरिल का शरीर पानी में ऊपर आ जाता है। दुखी टर्टल पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है और बहन के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेरिल में कोई जान के निशान नहीं होते और उसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया जाता है। इस घटना से सभी लोग टूट जाते हैं। टर्टल का दोस्त मर ही नहीं सकता क्योंकि उसका दिमाग इंसानी नहीं है। उन्हें पता नहीं होता कि टास्कॉन की साइंटिस्ट डॉक्टर एलन हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर वो चुपचाप उसका इलेक्ट्रॉनिक दिमाग दोबारा एक्टिवेट कर देती है और उसे वापस जिंदा कर देती हैं। क्योंकि डेरिल को आधिकारिक तौर पर मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, अब वो टास्कॉन की नजरों से बाहर हो जाता है। अब उस पर कोई नजर नहीं रखी जा रही होती। अब डेरिल आजाद है और अपने फोस्टर परिवार और अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास लौट सकता है। रिचर्डसन के घर में उदास टर्टल अपने घर जाने ही वाला होता है। तभी बाहर आते ही डेरिल दौड़कर उसके पास आता है। फिल्म का अंत इन दोनों सबसे अच्छे दोस्तों के गले मिलने से होता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें।